रिकॉर्डिंग सिस्टम पे। आज हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं पंक्चुएशन को, पंक्चुएशन मार्क्स को, होते क्या क्या है, कैसे प्रोसीड फर्दर करते हैं, और बाकी डिटेल्स को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पंक्चुएशन मार्क्स को देखने की कोशिश करें, कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो पहले समझने की कोशिश करते हैं। पंक्चुएशन होती क्या है, हमें क्यों जरूरी है अपनी जिंदगी में पंक्चुएशन को समझना, अप्लाई करना, और किस तरह से हमें जो है वो इन चीजों को समझना है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स ईट ग्रैंडमा, ये जो दूसरे वाला जिसे मैंने बोल्ड किया है अभी आपके सामने, तो बता सकता है कि इसका क्या मतलब है? लेट्स ईट ग्रैंडमा, जिसको इनकरेक्ट लिखा हुआ है, लेट्स ईट ग्रैंडमा, उर्दू में बताइएगा इसका क्या मतलब समझ में आता है कि पंक्चुएशन हमारी जिंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या मतलब समझ में आता है लेट्स ईट ग्रैंडमा के? ग्रैंडमा को खाते हैं, तो हमने कभी भी ग्रैंडमा को नहीं खाना है। तो ये मतलब जो है वो अगर हमें समझना है, इसका मतलब है कहीं पे पंक्चुएशन इस्तेमाल होगी और वो ये है। तो पंक्चुएशन का यूज हमें इसलिए करना आना चाहिए ताकि मीनिंग जो है वो तब्दील ना हो, जैसे यहाँ पे मीनिंग हो रहा है। मुझे एक और सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। ये जो दूसरे वाला सेंटेंस है, ये वाला, ये आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट, क्या मतलब बनता है इसका? आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट, इसका क्या मतलब है? आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने घर वालों को और अपने पालतू जानवरों को पकाना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही इसके दरमियान यहाँ पे कुकिंग के बाद और फैमिली के बाद यहाँ पे कॉमा आ गए, तो इट मीन्स के मीनिंग ऑल टुगेदर तब्दील हो गया। तो यही नहीं, ये हमारे पास पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मिसाल देख लीजिएगा नंबर 4 पे, टाइम टू ईट चिल्ड्रन। तो जहाँ पे हमें टाइम टू ईट के बाद अगर हमने कॉमन नहीं लगाया, इसका मतलब है बच्चों को खाने का वक्त हुआ चाहता है। आई एम सॉरी आई लव यू, आई एम सॉरी आई लव यू। तो मीनिंग बिल्कुल समझ में नहीं आता। इन एग्जाम्पल से हमें एक चीज समझ में आती है, और वो चीज हमें ये समझ में आती है कि हमें कभी भी पंचुएशन के बगैर कुछ भी नहीं लिखना है। तो अगर हम पंचुएशन मार्क्स के बगैर चल रहे हैं, इट मीन्स कि वी आर वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम। हम जो है वो पैराग्राफ जो भी लिख रहे हैं वो एक फजूल पैराग्राफ है। तो पंचुएशन होती क्या है, करनी क्या है, क्या चीजें हैं, कैसे चलते हैं, आइए अब इस पे बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पंचुएट करना क्यों जरूरी है? हमारे पेपर्स में 5 नंबर का क्वेश्चन पंचुएशन से रिलेटेड आता है। देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या बात करते करते मैं कहीं पे रुकता हूँ या मुसलसल बोलता चला जाता हूँ? कहीं स्टे करता हूँ, कहीं रुकता हूँ, किसी चीज पर जोर देता हूँ? क्या ऐसा होता है? ये नहीं होता है नॉर्मल जिंदगी में। या आपको भी क्या लगता है कि ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूसली बात करते चला जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। हमें पॉजेज लेने पड़ते हैं, हम रुकते हैं। हम जब रुकते हैं, हम अपनी आवाज को राइज एंड फॉल से गुजरते हैं। कहीं हम ऊंचा बोलते हैं, कहीं हम आहिस्ता बोलते हैं। ये जो राइज एंड वो फॉल है, जब हम बोलते हैं तब तो हमें पता चलता है, तब तो हमें इस चीज का एहसास होता है कि हमें यहाँ पे रुकते हैं तो मीनिंग क्लियर होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं अली, यू नीड टू डू दिस, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे पॉज होना था, पॉज करना था। तो हमें पंक्चुएशन जो है वो ये बताती है बेसिकली कि आपने जनाब रुकना कहाँ पे है। कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप स्टॉप करोगे, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपने ज्यादा एम्फोसाइज करना है, कौन सा पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आप ज्यादा जोर देना चाहते हो, कौन सा पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आप तेजी से गुजरना चाहते हो, व्हाट्सएवर। सो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स मुख्तलिफ रूल्स जो है वो रखते हैं। कभी सड़क पे चलते हुए मुख्तलिफ इशारे देखे हो आप, लाइट्स, तो कहने को तो वो लाइट्स हैं, लेकिन जिंदगी का ट्रैफिक का पूरा निजाम संभाले हुए हैं। याद है जब सुर्ख लाइट यानी कि अ, जो हमारे पास जो है वो सुर्ख बत्ती जलती है तो सब रुक जाते हैं। अब पाकिस्तान में अक्सर नहीं रुकते हैं। ग्रीन से जो है वो सभी चल जाते हैं। इसका मतलब है ये पंचुएशन का भी कुछ ऐसा ही काम। तो अब पंचुएशन को समझना हम स्टार्ट करते हैं। पंचुएशन जरूरी क्यों है, ये हमने लेट्स ईट ग्रैंडमा से समझने की कोशिश की, जो पहले एग्जाम्पल।
पंचुएशन में पहले नंबर पे हमारे पास कॉमा आता है। कहने को कॉमा को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सादा लफ्जों में कॉमा समझाना चाहूँ तो कॉमा का मतलब होता है पॉज। और सादा लफ्जों में इसको करना चाहूँ तो शॉर्टेस्ट पॉज, यानी मुझे वक्फा तो लेना है लेकिन ऐसा वक्फा जहाँ पे मुझे थोड़ा रुकना है। आज के बाद याद रखिएगा, लिखते हुए जहां पे आपको ये बताना है कि मुझे शॉर्टेस्ट पॉज लेना है, आप कॉमा को यूज करोगे। क्या ही अच्छा होता अगर कॉमा का सिर्फ एक ही इस्तेमाल होता। ऐसा नहीं। कॉमा के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। अब वो क्या है, अब कॉमा के कुछ रूल्स देखते हैं। ये रूल्स बहुत आसान रूल्स होंगे, जिनको याद हो जाएंगे वो आसानी से इसके बाद इस चीज के काबिल हो जाएंगे कि अपने एग्जाम में 5 नंबर जो हैं वो पंचुएशन के हमेशा के लिए उसे महफूज कर लें। रूल मैं बताऊंगा, करेक्शन आप करेंगे। पहला रूल हमारे पास, टू मार्क ऑफ a noun or phrase in a position। ओके जी। तो जी हमारे पास जब हमने कोई नाउन को या फ्रेज जो होती है उसे जब अपोजिशन में हो वहां पे हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। हमें ये अब समझने की जरूरत है, ये अपोजिशन क्या होती है। अपोजिशन कहते हैं साथ साथ होना, किसी भी चीज का साथ साथ होना, इकट्ठे होना। अपोजिशन नाउन की जब हम बात करेंगे तो देखिए, जैसे आप ब्रेड एंड बटर की बात करते हो, जो अल्फाज जो है वो साथ साथ आते हैं, साथ साथ उनको जो है वो आप अपोजिशन कहते हो जी। फ्रेज कहते हैं अल्फाज के मजमूए को, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि आपको जो है वो स्टैंडिंग टुगेदर, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। हमें एक नाउन या फ्रेज को जो अपोजिशन में होती है वहां पे हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। पहली एग्जांपल मैं लिखूंगा, इसको आपने पंचुएट करना है। एग्जांपल बड़ी आसान है, मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। लेट्स सी जी कितने लोग इसको पंचुएट कर पाते हैं। इसमें सिर्फ कॉमा लगना है, आपको सिर्फ कॉमा लगाना है और वो बताइए जरा। कॉमा जरा लगा के देखिए, ट्राई कीजिए। गलत करने पे कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सजा नहीं है। हमें इसको पंचुएट करने की कोशिश करनी है और पूरे के पूरे सेंटेंस को हमें लिखने की कोशिश करनी है दोबारा से। और हम देखते हैं कि किसका सेंटेंस सबसे अच्छा होता है, तो हम एग्जैक्टली इसको पंचुएट कर पाता है। पूरे के पूरे सेंटेंस लिखना है आपने, अभी तक किसी ने नहीं लिखा। वेट, अरे ओके ओके, पूरा सेंटेंस में वेट करूंगा। मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड, अच्छी कोशिश है। नहीं में लिखा द ग्रेट इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड। ओके ओके, ट्राई करें जी। अभी तक मेरे पास कोई ठीक नहीं आया। एंड लेट्स सी कि कौन ऐसा जीनियस है जो इसे ठीक करने की कोशिश करता है। सो जी जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा आसान सा काम है। ग्रेट जी, मेरे पास किसी ने ठीक लिखा है और ये है आमिना सहरी साहब। हाँ ग्रेट। इन्होंने दो जो है वो जगह पे कॉमा लगाया। मिल्टन यानी नाउन को जब अपने बाकी स्टेटमेंट से अलहदा किया, हमें जब किसी नाउन को अलहदा करना था उस स्टेटमेंट से, हमने मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट और इसके बाद भी हमें कॉमा लगाना था। देखो, जब मैंने अपोजिशन की बात की, अब समझने की कोशिश करो ये अपोजिशन होती क्या है। फ्रेज तो मैंने कह दिया, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो इकट्ठे साथ साथ जो है वो खड़े होते हैं, साथ साथ स्ट्रेंथ करते हैं। जैसे द ग्रेट इंग्लिश पोइट आपके सामने एक फ्रेज है, इस रूल को समझ लें। अपोजिशन का मतलब क्या था, टू वर्ड्स और फ्रेजेस जो कि एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। ठीक है, साथ साथ होते हैं। जिस तरह से हमने जो है वो मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोइट, अब यहाँ पे हमारे पास ये अपोजिशन के अंदर था। ठीक है, अपोजिशन के अंदर था, ये हमारे पास जो है। सो जी ग्रेट जी, जिन लोगों ने इसको किया, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और चांस देते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बाकी और किस किस को, कौन कौन इसे ठीक करता है। जी दूसरे वाली जो है वो, इस एग्जांपल को देखिएगा, आसान जो है वो, नहीं द मोस्ट, जी नहीं, द मोस्ट charismatic student born in 1970।
यहाँ पे देखिए कहाँ पे आएगा जी, कॉमा एक ही आएगा। आसान कर दिया मैंने इसको, और आसान कर दिया ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए इसको ढूंढना कहाँ पे लगेगा। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास सबसे पहले जो है वो रैंडम ने लगाया। अब देखिएगा जरा, अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। एक सेंटेंस है, बस सिंपल सा बताना है इसमें कॉमा कहाँ पे लगेगा, ये बताना है सिर्फ। इसके अंदर एक ही जगह पे कॉमा लगेगा और वो आपने बताना है। हम्म यहाँ पे जिन्होंने स्टूडेंट के बाद लगाया या जिन्होंने इसके बाद 1980 के बाद लगाया, दोनों का ठीक है। ग्रेट। ये हमारे पास रूल नंबर वन था। अगर रूल वन समझ में आ गया कॉमा का, दूसरे रूल की तरफ चलिएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें सीरीज ऑफ वर्ड्स को लिखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं पाकिस्तान, लिखते हैं इंडिया, लिखते हैं, ठीक है। हम जो है वो सीरीज ऑफ वर्ड्स लिखते हैं, बहुत ज्यादा वर्ड्स जो हम लिखते हैं, ठीक है। चाइना लिखते हैं, ठीक है, एंड फ्रांस लिख देते हैं, यूएसए लिख देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, जहाँ पे वर्ड्स एक सीरीज के अंदर चलते हो तो हमें क्या करना होता है, लास्ट टू, जहाँ पे आखिरी दो अल्फाज जो हैं वो एंड के साथ कनेक्टेड होते हैं, उससे पहले वालों के दरमियान हमें कॉमा लगाना पड़ता है। चलिए, आसान सा रूल है, लेकिन मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। इंग्लैंड, फ्रांस एंड पाकिस्तान फॉर्म्ड एंड अलायंस। जी मुझे बताएंगे यहाँ पे कहाँ पे कॉमा आएगा? इसको पंचुएट करने की कोशिश किया तो यार, लेट्स सी हु इज गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। इंग्लैंड, फ्रांस एंड पाकिस्तान फॉर्म्ड एन अलायंस। कहाँ पे आएगा जो यहाँ पे कॉमा? सिर्फ उस वर्ड के बाद कॉमा लगा दे, पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय सिर्फ उस वर्ड के बाद कॉमा लगा दे। इंग्लैंड, राइट, एक्सीलेंट जी। जिन्होंने, हमारे पास सबसे पहले आंसर जैन रशीद का आया, राइट। जैन रशीद ने इसको ठीक किया। एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, तो चलिए। आई लॉस्ट lands, money, reputation, and friends. जी participants, I lost land, money, reputation, and friends. इसमें देखिएगा कहाँ पे आएगा जी, कॉमा आएगा या कॉमे आएंगे? एक्सीलेंट जी। नहीं, मैं सबसे पहले लगाने की कोशिश की और उन्होंने ठीक लगा। तो पार्टिसिपेंट्स, ये दोनों के दोनों रूल्स आपको क्लियर हो गए, पंचुएशन के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। आई एम श्योर कि ये दोनों के दोनों क्लियर हो चुके हैं, रूल वन एंड रूल टू। चलिए आगे चलते हैं और कुछ मजीद जो है वो कॉमा के रूल समझने की कोशिश करते हैं, और समझते नहीं है सिर्फ इनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि पता चले। ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड हम कहते हैं अल्फाज के मजमूए को, बचपन से पढ़ते आए हैं पेयर ऑफ वर्ड। याद होगा जब आप बियर को पढ़ते थे, बियर बियर, ठीक है, ठीक है, रीच है बर्दाश्त करना, ठीक है। इसी तरह से प्यूपल प्यूपल वगैरह वगैरह वगैरह, आप इनको पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो कहते थे। अल्फाज का मजमुआ जो है वो होता है, एक पेयर होता है। जहां पे दो अल्फाज ऐसे आ रहे हों कि एक पेड़ की तरह हो, जूते लेने जाते हो, कभी ऐसा नहीं होता कि एक सिंपल सा आपने शू उठाया और आपने कहा कि लो भी मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए एक ही काफी है, पेड़ में लेके जाते हो। अल्फाज जहां पे पेड़ में आएंगे इनको पेड़ में रखोगे, इनको अलग अलग नहीं करोगे। जिस तरह से हम कभी एक जूता नहीं खरीदते हैं, इन अल्फाज को जहां पे पेयरिंग हो रही होगी, जहां पे ये अल्फाज जो हैं पेड़ में आएंगे, वहां पे आप कॉमा पुट करोगे। अब सवाल ज्यादा ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेयर के अंदर है? जवाब ये है कि ये कनेक्टेड होंगे बाय एंड एज के साथ। तो जहां पे सेंटेंस में बाय या एज यूज करोगे वहां पे कॉमा पुट करोगे। अगर ये रूल समझ में आ गया तो इस एग्जांपल में जरा पुट करने की कोशिश करो। वी शुड बी डिवोट एंड humble
cheerful and serene. जी participants, we should be devoted, humble, cheerful and serene. कहाँ पे आएगा? Great. आमना सहरीश ने सबसे पहले बताया, बाकियों ने अभी तक नहीं लिखा। बाकी ट्राई करें, देखते हैं। अभी तक ये नहीं मैंने बताया किसका ठीक है, बाकी भी ट्राई करें। 3 लोगों ने सिर्फ लिखा है, बाकियों को नहीं पता चला। आसान सा रूल बाकियों को समझ में नहीं आया। यहाँ पे देखिए कि जो एंड से कनेक्टेड है ना, ये दोनों दोनों पेयर्स हैं आपके पास, डिवोटेड, हम्बल, चेयरफुल एंड सीरिंग जो है। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि जहाँ पे पेयर्स के अंदर बात होगी, उनके दरमियान हम कॉमा पुट करेंगे। इतनी सी बात है, सिंपल सी। और यही ये देखें आपके पास सामने दो जो है वो पेयर। आई एम श्योर कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई है। जस्ट टू मेक इट श्योर कि आपको ये पता चल गया, एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश, मस्ट ऑल मस्ट डाई। जी पार्टिसिपेंट, क्विकली क्विकली जरा देखिएगा। रूल नंबर 4 पे फिर चला है हमें। एक ही सेंटेंस में बताएं जी। ओके जी। हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश। ओके गुड जी। हमारे पास दो जगह पे इसमें जो है वो कॉमा आएगा, हाई एंड लो के बाद, रिच एंड पुअर के बाद। ये गलती जब आपने इंग्लिश लिखनी है, कहीं पे रिपीट नहीं करनी। आपके सामने एक सेंटेंस जो है वो आएगा ऑब्जेक्टिव के पेपर्स में। आपको उस ऑब्जेक्टिव पेपर में ये देखना होगा कि इसमें पंक्चुएशन मार्क वाला कौन सा सेंटेंस ठीक है। आई एम श्योर कि यहाँ तक जो है वो चीजें क्लियर हो गए, समझ में आ गए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें, इससे पहले कि मैं रूल 4 पे बात करूं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नहीं पता? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता? अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर पता है तो मैं रूल बता दूंगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें जिन्हें नहीं पता वो नो लिख रहे हैं, जिन्हें पता है वो यस लिख रहे हैं? नो एंड यस सिंपली जो है वो लिखते हैं, ताकि उससे पता चल जाएगा नो एंड यस से हम फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को आसानी से एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके जी, चले नो पे आ गए। अच्छा जी, हम ग्रामर को देखते हैं, ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? उनकी अथॉरिटी होती है। जैसे पाकिस्तान में जियाउल हक था, जियाउल हक अपने आप को एब्सोल्यूट लीडर समझता था। जितने भी डिक्टेटर हैं अपने आप को एब्सोल्यूट समझते हैं। कुछ ने तो आइन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून की किताब है, आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको एडिट कर दिया। सो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हमारे पास ये ग्रामर का एक ऐसा वर्ड है जो एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, इस एब्सोल्यूट के अंदर हर तरह हर चीज जो होती है वो किसी ना किसी चीज से मिलके बनी हुई होती है। इसके अंदर या तो कोई नाउन हो सकता है, ये जो ग्रामर का पार्ट है जो एब्सोल्यूट होता है, या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। नाउन आप जानते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को, और प्रोनाउन जो उसकी जगह पे इस्तेमाल होता है वो हो सकता है। और उसके बाद क्या होगा कि ये फॉलो किए जाते हैं, फॉलोड किए जाते हैं पार्टिसिपल से। पार्टिसिपल जो है वो इनके बाद आता है। अब ये है, इसका मकसद ये होता है कि किसी भी एक सेंटेंस में एब्सोल्यूट का काम होता है ना, जिस तरह से मैंने मुनाफ की बताई कि जियाउल हक जो है वो एब्सोल्यूट लीडर था मिसाल के तौर पर। अब उसका काम क्या था? वो सेपरेट करता था सेंटेंसेस को, सेपरेट करता था लोगों को, कि भाई उसने 1979 में हदूद ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवा दिया कि ये करोगे वो करोगे, सेपरेट कर दिया, मदरसे बना दिए, सब कुछ कर दिया उसने। तो इसका काम जो है वो एक एब्सोल्यूट पार्ट है, कंस्ट्रक्शन है, जो नाउन या प्रोनाउन से मिलके बना होता है और उसके बाद पार्टिसिपल आता है। इसका काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, ये तो हमने देखा ही। वर्क इसका ये होता है कि इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमें कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में यही पता चलता है कि ये एक एब्सोल्यूट होता है और नाउन या प्रोनाउन से उस बना होता है, इसके बाद पार्टिसिपल आता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को। देखो, अगर मैंने ये लिखा, ये सेंटेंस लिखा, द गेम ओवर, वी वेंट टू गेट सम फूड।
अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में मुझे ये बताइए कि सारे के सारे सेंटेंस में एब्सोल्यूट क्या है, ये यूं कह लीजिए वो कौन सा नाउन या प्रोनाउन है जो पूरे के पूरे फिक्रे पर रूल कर रहा है, जो पूरे के पूरे फिक्रे पर रूल कर रहा है, वो कौन सा वाला है? जिसको निकाल दे तो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, दरहम भरम हो जाती हैं। अच्छा, फूड को निकाल दे तो दरहम भरम हो जाती है। ओके, किसी एक चीज को जो है वो नाउन है या वो प्रोनाउन है। ओके, गेम के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पे हमारे पास द गेम ओवर के अंदर जो है, अगर मैं गेम की बात करूं, गेम हमारे पास जो है वो एक नाउन है, इसके बाद एक पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल हमारे पास ओवर है, और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो गेम हमारे पास नाउन है, पार्टिसिपल ओवर है, ये सब्जेक्ट जो हुई है ना, हुई, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। बात समझ में आई है? थोड़ा सा और कीजिएगा। ये हमारे पास नाउन है, थोड़ा कर दें, ये हमारे पास जो है वो नाउन है, गेम जो है वो, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये मुझे बताएं, ये नाउन है, यहाँ तक सब इत्तेफाक करते हैं ताकि इससे आगे चलें। क्लियर? कि गेम जो है वो नाउन है, ये आपको क्लियर है? ये क्लियर है? अब इसके बाद ये जो ओवर है ये पार्टिसिपल है। अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, जो मेन क्लॉज है हमारे पास, ये है हमारे पास मेन क्लॉज। ठीक है? अब अगर हम इससे पहले के क्लॉज को डिस्कस करें, बहुत से स्टूडेंट्स देखेंगे कि सर ये क्लॉज क्या होता है, एक दफा अगर हमें ये भी बता दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्लॉज कहते हैं ग्रामर का एक ऐसा यूनिट जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक मुकम्मल जो है वो आपको मीनिंग दे रहा होता है। ठीक है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, प्रिडिकेट भी होता है। ठीक है? सब्जेक्ट भी होता है, प्रिडिकेट भी होता है, दोनों की दोनों चीजें जो होती है। सो हमारे पास ये जो द गेम ओवर है, ज्यादा लफ्जों में बात कर रहे हैं तो ये वी को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है? वी को जो है वो ये मॉडिफाई कर रहा है, अगर आप इसे और से देखें, वी को मॉडिफाई कर रहा है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो है हमारे पास एक ऐसा जो है वो एब्सोल्यूट होता है जो कि मॉडिफाई करता है सब्जेक्ट को। ठीक है? अब सारे के सारे सेंटेंस में ये रूल करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपने मुझे बताना है कि हमारे पास जो है वो कहाँ पे है एब्सोल्यूट, जो है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहाँ पे है। अच्छा जी, द सन having sat the campers gathered around the fire। अब इसमें मुझे बताइएगा, सबसे पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कौन सा है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कौन सा है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इस सेंटेंस के बारे में। एक आसान सा मैं तरीकेकार बता देता हूँ। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है मेन क्लॉज के बारे में। ठीक है? मेन क्लॉज किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जो हिस्सा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होगा किसी भी सेंटेंस में, वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा। द सन हैविंग सेट आपको जो है वो दे रहा है। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं, अब हम रूल को देखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को समझा, जो आपको मेन सेंटेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, जिसके अंदर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। अच्छा जी, अब अगर ये बात क्लियर है तो अब यहाँ पे देखिएगा, दिस डन she returned to the old man with a lovely smile। अब यहाँ पे मुझे बताएं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद कॉमा आता है, ये रूल है जी। अब यहाँ पे बताएं कहाँ पे आएगा जी कॉमा? यहाँ पे आपने बताना है कहाँ पे आएगा जी। लेट्स सी, दिस डन शी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल। लेट्स सी कि कौन है जी इस सेंटेंस को पंचुएट करता है सबसे पहले। ओके, एक आंसर हमारे पास आ गया, लेकिन हम मजीद आंसर्स का वेट करेंगे। और जी इसके अलावा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को ढूंढने वाले जो हैं वो सिर्फ एक ही हमारे पास बहादुर इंसान है, और वो नईमा। नईमा, फील करें कि हमने आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग की है, आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को जो है वो ढूंढा है। क्लैपिंग कहाँ गई है? ये क्लैपिंग है वो। नहीं, हमने आपके लिए बकायदा क्लैपिंग की है इमोजी छोड़ के। कोई नहीं, जिनको नहीं मिला वो दोबारा ये दूसरे में ढूंढ लीजिएगा। अब दूसरे को, उसको छोड़ दीजिएगा, अब दूसरे को।
Being tired, I fell asleep. जी, being tired, I fell asleep. Let's see जी, being tired. इसमें देखिएगा जी, क्या मेरे पास आंसर लेट आते हैं? ओके, ओके, वेट हो गया जी। हमारे पास जो है वो शानजा ने लिखा सबसे पहले being tired, ग्रेट है। अच्छा जी, पूरे के पूरे सेंटेंस में एक आसान सा तरीकाकार होता है, आप ये बस देखिए करें कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वेल डन शानजा, आपने जो बताया। तो ये चार के चार रूल्स हमें क्लियर हो गए, हमें ये पता चल गया कि हमें जो है वो कहाँ पे कॉमा इस्तेमाल करना है। जहाँ पे हमने नाउन को देखा था, नाउन और फ्रेजेस को देखा था, जहाँ पे हमने देखा था सीरीज ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे हमने पेयर ऑफ वर्ड और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद। अब जी, अब देखो, जब हम ये कहते हैं ना, अ, लफ्जों के भी आपको पता है कि रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। अल्फाज ने भी अपनी एक रैंक बनाया हुआ है कि भाई मैं हायर रैंक का हूँ, तुम लोअर रैंक का हो। ठीक है। जब जो है वो सेम क्लॉज, आप अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल करो कि वो सेम क्लॉज की बात करें, जब आप इस तरह से बात करो कि सेम रैंक की बात करें, जब आप इस तरह से बात करो कि वो जो है वो टुगेदर, इकट्ठे होके जो है वो आपको इन पेयर्स में मिले। ठीक है। सो हर पेयर को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है। हम जो है वो इन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब ये रूल जो है वो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो मैं इसकी एक एग्जांपल लिखता हूँ, आसान है, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करता। अच्छा जी, देखिएगा, बाय डे आर नाइट। अब ये देखें यहाँ पे पेयर्स इन्वॉल्व हुए हैं या कुछ और है। बाय डे एंड नाइट, एट होम आर अब्रोड, asleep are awake, he is constant source of layer for his father। जी पार्टिसिपेंट्स, लेट्स सी, आसान सा सेंटेंस है, पंचुएट करना जी इसको, कैसे पंचुएट करेंगे इसको? ओके, अभी तक एक आंसर आया, दूसरा आंसर आया, ग्रेट हो गया। आमना सैरी साहबा का आया, ग्रेट हो गया। ओके जी। अच्छा जी, हमने ये देखा था। अब अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखने की कोशिश करें कि हमने कहा था कि जहाँ पे पेयर्स की सूरत में जाएंगे, बाय डे आर नाइट, हमारे पास पेयर है। एट होम आर अब्रोड, पेयर है। एस्लीप आर अवेक, पेयर है। बस यहाँ यहाँ पे कॉमा पुट कर देना है। सिंपल सी जो है वो बात है, ये बातें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। तो यहाँ तक मुझे ये बताएं, आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि कॉमा के जितने रूल अभी तक मैंने समझाए हैं, याद मैंने कोई नहीं करवाया आपको, समझाए हैं, ये समझ में आ गए हैं कि पंक्चुएशन हमने कैसे कैसे करनी होती है। ठीक है। क्या ये समझ में आ चुके हैं? नहीं, क्या हो गया पांचवें को? पांच रूल्स। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, जब आप लोगों को एड्रेस करते हो ना, एड्रेस करते हो, वाइल एड्रेसिंग पीपल जो है, तो तब आप क्या करते हो? तब भी आप कॉमा यूज करते हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये रूल नंबर 6 था। अगर मैं ये कहता हूँ कि कम इनटू द गार्डन खालिद। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं मैं किसको एड्रेस कर रहा हूँ, कहाँ पे कॉमा आएगा? जब लोगों को आप एड्रेस करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपने जो है वो कॉमा यूज करना है। कम इनटू द गार्डन खालिद। वेरी गुड आमना, वेरी गुड जैनब, वेरी गुड नईम। यहाँ पे गार्डन की बात है। चलिए, हियर इज योर बुक आमीना। अब बताइए यहाँ पे कहाँ पे आएगा? हम किसको एड्रेस कर रहे हैं?
मॉन्स्टर बाय दी माई चाइल्ड इज devoured। अब यहाँ पे बताइए, मॉन्स्टर बाय दी माई चाइल्ड इज devoured। यहाँ पे बताइए जो, यहाँ पे कौन सा वाला मार्क आएगा? अच्छा पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि जहाँ पे हमारे पास जो है वो हम वोकेटिव केस का इस्तेमाल करते हैं ना, वोकेटिव केस। इससे पहले कि मैं ये बताऊं वोकेटिव केस, वोकेटिव केस होता क्या है? वोकेटिव केस ये होता है जब आप किसी को मुखातिब करते हो, ठीक है, जब आप किसी को मुखातिब करते हो, जैसे से अगर मैं किसी से डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे कहा मॉन्स्टर बाय दी माई चाइल्ड इज डिवोर्ड, तो इसका मतलब क्या है? मैं डायरेक्टली उससे बात कर रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, ठीक है, वो वोकेटिव है। वोकेटिव के बाद आप कॉमा भी पुट कर सकते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो, आप जो है वो क्या है, आप यहाँ पे कॉमा भी यूज कर सकते हो और एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बेटर है कि हम जो है वो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करें। बाकी जो है वो ये रूल आपको क्लियर हो गया। अच्छा जी, रूल नंबर 7 अब हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बड़ा मजे का रूल है। रूल नंबर 7 जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि मैं रूल नंबर 7 समझाने की कोशिश करूं, अब मुझे बताइएगा, आपको क्या पता है कि एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होती हैं? जिन जिनको पता है वो तो चैट बॉक्स में यस लिखें, जिनको नहीं पता वो नो लिखे। एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होता है? रूल नंबर 7 जो है वो, एडवर्बियल फ्रेजेस जो है वो क्या होता है? ठीक है, एक नो, सिर्फ एक ही नो है कि कुछ सेकंड वेट करते हैं, बाकी दूसरों का इंतजार कर रहा है। ज्यादा ना हो गए। अच्छा जी, अच्छा जी, जब मैंने फ्रेज का मतलब जहां पे भी मैं लिखूंगा, आपके जहन में आ जाना चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, ये एक ऐसा एडवर्बियल फ्रेज, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब मैं ना इसकी एग्जांपल लेता हूँ और फिर जो है वो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि जो आपको क्या करता है, फंक्शन तो कर रहा होता है एडवर्ब के तौर पे एक सेंटेंस में, ठीक है। ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। एडवर्बियल फ्रेज की कुछ एग्जांपल्स देते हैं और उसके बाद जो है वो हम इस तारीफ पे वापस आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, अगर मैंने लिखा इन द मॉर्निंग, ये मैंने लिखा इन द मॉर्निंग, ये फ्रेज है। अच्छा, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। इन जो है ना, इसमें इन जो है वो प्रपोजिशन है, ठीक है। द मॉर्निंग जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन है, ठीक है। अब ये जो प्रपोजिशन है ये मॉडिफाई करती है, ठीक है, मॉडिफाई कर रही है। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस में पूरा लिखता हूँ और अब जो है वो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी अगर ये आपने एग्जाम्पल ध्यान से समझ लिया। एग्जाम्पल जो है वो पूरी ये है, आई वोक अप इन द मॉर्निंग फीलिंग रिफ्रेश्ड, फीलिंग रिफ्रेश्ड। इस सेंटेंस में हमारे पास जो इन द मॉर्निंग है वो एडवर्बियल फ्रेज है। लेकिन एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है? एडवर्बियल फ्रेज हमारे पास ग्रुप ग्रुप है, अल्फाज का मजमुआ है। और ये कैसा मजमुआ है? जो कि फंक्शन करता है, काम करता है या तो एडवर्ब के तौर पर एक सेंटेंस में, और एडवर्ब के तौर पर जब ये काम करता है तो ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। सो अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो किसी भी सेंटेंस के अंदर इसके इसको वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, वो एडवर्बियल फ्रेज होता है। अब यहाँ इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इन जो है वो इन इन द मॉर्निंग जो प्रपोजिशन है, और ये हमारे पास क्या है, ये फ्रेज मॉडिफाई करती है वर्ब वोकअप को। इस पूरे के पूरे सेंटेंस में देखें, ये जो इन है हमारे पास, इन द मॉर्निंग, ये वोकअप को मॉडिफाई करती है, आई वोक अप इन द मॉर्निंग। अगर मैं यहाँ पे इन द मॉर्निंग रिमूव कर दूं तो सारे के सारे सेंटेंस जो मॉडिफाई है उसका मतलब तब्दील हो जाएगा। शायद लंबी चौड़ी जो है वो एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए इसमें।
और एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपने मुझे बताना है एडवर्बियल फ्रेज कहाँ पे है। ही प्लेस द बुक ऑन द टॉप शेल्फ। दोबारा बता दूं, अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ है जो कि मीनिंग मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो इसमें जरा देखिएगा कि फ्रेज जो है वो कौन सी वाली फ्रेज है जो मॉडिफाई कर रही है वर्ब को। ठीक है, जो प्लेस है उसको कौन सी वाली फ्रेज जो है वो मॉडिफाई कर रही है। ये हमारे पास एक एडवर्बियल फ्रेज आपने ढूंढने की कोशिश करनी है सेंटेंस में। तो हमारे पास ये जो वर्ब है यहाँ पे वो है प्लेस्ड। तो इस प्लेस को कौन जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। एक ऐसी पूरी की पूरी फ्रेज है जो कि इसको मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, वेरी गुड। ऑन द टॉप शेल्फ जो है वो हमारे पास इसको मॉडिफाई कर रही है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो कि एडवर्ब के तौर पे काम करता है और एक वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को इस तरह से मॉडिफाई करता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है टाइम की, मैनर की, प्लेस की या फ्रीक्वेंसी की। क्या अब चीजें क्लियर हुई। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो किसी भी सेंटेंस में एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, बताएगा आपको जो है वो टाइम के बारे में, मैनर के बारे में, प्लेस के बारे में, और ये आपको बताने की कोशिश करेगा फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्या यहाँ तक जो है चीजें क्लियर हुई आपको। एक और एग्जांपल देखने की कोशिश कीजिए और इसमें एडवर्बियल फ्रेज ढूंढने की कोशिश करें कहाँ पे है। मिसाल के तौर पर दे सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री आफ्टर द गेम। कौन सी ऐसी फ्रेज है जो कि मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, जो वर्ब सेलिब्रेटेड है उसको कौन सी फ्रेज जो है वो मॉडिफाई कर रही है। आफ्टर द गेम। सो हम यहीं से आगे चलते हैं। स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले लें, ये हमारे पास पहली स्क्रीन है। मीटिंग को उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास पहली स्क्रीन है। एडवर्बियल फ्रेज से दोबारा शुरू करूंगा, बेफिक्र है जिनको समझ नहीं आई। ये दूसरी है। ये हमारे पास तीसरी स्क्रीन है। ये हमारे पास जो है वो फोर्थ वन। ठीक है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इनका ले लीजिए। उसी लिंक पे क्लिक करते हैं और यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ज्वाइन कीजिए दोबारा।